ओके सो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना न्यू यूनिट दैट इज अबाउट द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हाउ वाई वाटर जो है हमारा H2O कंसिडर्ड इज बेस्ट सॉल्वेंट। एंड साथ ही साथ हमने ये देखा था limitations of water is a solvent. Then हमने देखा था why there is a need of non aqueous solvent. Then हमने ये देखा कि what are the important classifications of solvent. तो दो important classification हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो कि वन इज ऑन द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इन दियर फॉर्मूला, जिसमें हमने प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, इम्फोटेरिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था इनटू प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। देन हमने अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट लाइक डिसॉल्व स्लैग। तो उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट देखा, जिसमें हमने सॉल्वेंट को क्लासिफाई किया था अबाउट आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। तो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में हमने देखा था कि these are the solvent which undergoes auto ionization reaction, giving the two analogues. One is the acidic and the second is the basic counterparts. उसी तरह हमने नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स को देखा, दे आर नॉन पोलर इन नेचर and they doesn't have the capability of the non ionizing solvent. इसके बाद फर्दर जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, मोस्टली हम अपना फोकस रखेंगे अबाउट द नॉन एक्वस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, बिकॉज दिस सॉल्वेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स इन केमिस्ट्री। तो आज की लेक्चर में हम उसी का एक्सटेंशन देखेंगे एंड वी विल we will try to explain some of the important physical and chemical properties of the ionizing solvent, क्योंकि इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, जिसके बेसिस पे ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट सिस्टम बनते हैं केमिस्ट्री में, या टू कैरी आउट वेरियस केमिकल रिएक्शन। सो जब भी हम एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैव सम इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि इनको बेटर सॉल्वेंट या हम इस कंपेयर टू वाटर इन सम सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वाटर तो अपना एक अच्छा सॉल्वेंट है, उसके साथ साथ नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्योंकि इनका फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छे होते हैं, देयरफॉर दिस नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज बेटर सॉल्वेंट इन केमिस्ट्री to carry out various chemical reaction in labs as well as in industry. So start करते हैं with the physical properties. तो some of the important physical properties of your ionizing solvent. So the physical properties are like this. The first physical property की अगर हम बात करते हैं, it is the melting and the boiling point. Now why melting and boiling point is important? ये जो physical property है जिसको हम melting and boiling point कहते हैं, ये इतना important क्यों है? अब जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये दो हमें वो रेंज बताते हैं जिसमें कोई भी पार्टिकुलर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी किसी भी सॉल्वेंट को जब हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, we always use that solvent in its liquid state. So the melting point and the boiling point of any ionizing solvent is a very important physical property, because it indicates the nature of the solvent which will remain in liquid state. Now if this particular range, that is the melting and boiling point, अगर ज्यादा होगा, ये हमारे लिए बहुत क्या होगा, बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हम इसको एज ए सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन पर्टिकुलरली हम बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में। सो लेट्स कंपेयर सम ऑफ द
सॉल्वेंट्स विद द एक्वस सॉल्वेंट। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट को हम यहाँ पे एक्वस सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले वाटर की जब हमने कल बात किया था प्रॉपर्टीज की, वाटर हैज अ वेरी गुड लिक्विड रेंज टेम्परेचर। जहां पे हम अगर वाटर की बात करते हैं, वाटर हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो एट अबाउट 100 डिग्री के रेंज में वाटर हमारा किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें ये बेनिफिट देते हैं, हम एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं लिक्विड स्टेट। लेकिन इसके हम अगर कंपैरिजन करते हैं विथ other non-aqueous solvent like ammonia, sulfur dioxide, HF hydrogen fluoride, तो ammonia has a melting point of minus 77.7 degree and a boiling point of minus 33.5 degree. So although it has a, we can say it has a liquid range of around 40 degrees Celsius, but that 40 degrees Celsius is under is in negative temperature. I think this is plus 33 degrees Celsius. So although it has a good, we can say it doesn't have a much range of temperature. However, other properties of ammonia are very good as compared to water, like dielectric constant. So this ammonia is also considered as a good non-aqueous solvent. Like sulfur dioxide, it has a liquid range of I think minus 75 to minus 10 degrees Celsius. Hydrogen fluoride has also good liquid range temperature, minus 89.4 to 19 degrees Celsius. So these are the few non-aqueous solvent जिनका जिनका एक अच्छा रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जिसमें ये अमोनिया जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द डाइपोल मूवमेंट। नाउ डाइपोल मूवमेंट हमें पता है, इट इज द सब प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। नाउ डाइपोल मोमेंट कैसे हमारे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज ग्रेटर इज द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, greater will be the charge separation and higher will be the dipole moment. Now if we have a solvent have higher dipole moment, अगर हमारे पास कोई ऐसा solvent है जिसका higher dipole moment है, it means हम ये कह सकते हैं it is a greater polarity, इसका polarity होगा, ज्यादा होगा। अब अगर पोलरिटी ज्यादा होगा, वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमारे पोलर सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन से solvent have a higher dipole moment will be a good solvent for the polar substances, क्योंकि हमें पता है जितना पोलरिटी ज्यादा होगा सॉल्वेंट की, उसका सॉल्वेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा रिलीज होंगे upon dissolution of the solute. So we can say that the solvent have a higher dipole moment will be a very good solvent to dissolve a polar solute. So this is another important physical property of ionizing solvent. The third is another very important property, that is dielectric constant. Now लास्ट लेक्चर में भी हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is inversely proportional to the interionic force. So Coulombic attraction of force F between a cation and anion in an ionic crystal is given by F is equal to, that is the ionic force is equal to magnitude of the charge, that is Q plus Q minus divided by D into R square. So from this particular relation हमें पता लग रहा है कि ये जो F है, that is the Coulombic force of attraction between any ions is inversely proportional to dielectric constant. So we can say higher is the dielectric constant, lesser will be the Coulombic force of attraction. Higher is the dielectric constant, lesser, and the lesser is the dielectric constant, higher will be the Coulombic force of attraction between the ions in between the ions in any we can say ionic crystal. So dielectric constant is another important property based on which we can decide whether a solvent is a good solvent for a particular solute like polar and non-polar solute. So ये भी बहुत अच्छा हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉल्वेंट की अगर हम बात करते हैं, particularly the ionizing solvent. Third is the electrical conductance. So
Dielectric conductance is directly proportional to the ionization of the solvent. So we know that ionizing solvents are self-ionizing, auto-ionization show करते हैं. So the electrical conductance of such solvents give us an idea about the extent of ionization कि वो particular solvent कितना ionized होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा ionization होंगे उतना हमारे लिए वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, बेटर सॉल्वेंट होंगे, क्योंकि जितना आयनाइजेशन होंगे उतना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा होंगे. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं whether that particular solvent will be a good solvent to carry out a particular reaction or not. Viscosity is another important physical property. Viscosity हमें पता है किसी भी लिक्विड की फ्लूडिटी को बताते हैं. कुछ सॉल्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे कि अमोनिया है, अल्कोहल्स है, जो कि हाईली फ्लूडिटी होते हैं. ज्यादा फ्लूडिटी मींस दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट हैव लो viscosity. In comparison to that, some solvents have higher viscosity. That means we have some solvent which are highly viscous. जैसे कि आपके पास H2SO4 है, हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स है. अब विस्कोसिटी क्या हमें बताते हैं किसी भी सॉल्वेंट में? अगर लो विस्कस होंगे हम ऐसे सॉल्वेंट्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं. अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर को मेजर करना, वाटर को हमें ट्रांसफर करना बहुत इजी होते हैं क्योंकि इसका विस्कोसिटी बहुत कम है. अगर विस्कोस ज्यादा होंगे तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हैंडल करने में हमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होगा. लेकिन जो 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 हाई विस्कोसिटी सॉल्वेंट है उनका बेनिफिट रहते हैं हमें टू कैरी आउट रिएक्शन, पर्टिकुलरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन एंड फिल्ट्रेशन. ऐसे सॉल्वेंट्स के साथ अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हम यूज करें जो कि हाईली विस्कस होंगे, तो इन रिएक्शंस के लिए, इन प्रोसीजर्स के लिए हमें क्या होता है, मोर इजी होते हैं, मोर इजी होते हैं when we take a low viscous solvent is compared to a high viscous solvent. अगर आपका सॉल्वेंट का ही विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो हम उसको इजीली फिल्टर भी क्या नहीं कर पाएंगे. तो विस्कोसिटी एक अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. Proton affinity is another important property. अब proton affinity means how much ability of that particular solvent to we can say accept proton. So this particular proton affinity property is mostly applicable to protic solvent only. So it greatly affects the behavior of a solute in a given solvent. जैसे कि अमोनिया की बात करते हैं, it has a high proton affinity as compared to water. So the properties of solute in this kind of solvent will change. For example, acetamide की बात करते हैं, acetamide act is a very weak base in aqueous solution. जब आप acetamide को वाटर में लोगे, acetamide हमारा एक्ट करेंगे एज ए वीक बेस. However, the same acetamide shows acidic property in ammonia. See here the reaction कि यहाँ पे वाटर में वो acetamide वीक बेस का काम कर रहे हैं, लेकिन यही acetamide जब हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, it shows acidic property, means this will donate its proton to ammonia to form NH4 plus, which is the identity of the ammonia. or we can say एसिडिक हम कब बताएंगे, जब कोई भी सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में उसकी एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे. अमोनिया हमें पता है, अमोनिया हमें सेल्फ ऑटो आयनाइजेशन होते हैं, वो ऑटो आयनाइज होके हमें NH4 प्लस और NH2 माइनस. सो NH4 प्लस इज द एसिडिक प्रॉपर्टी, NH2 माइनस इज द बेसिक प्रॉपर्टी. तो एसिडिटी और बेसिसिटी को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, जब भी कोई ऐसा सॉल्यूट जब हम किसी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में लेते हैं, अगर वो सॉल्यूट उस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के बेसिक आयन को बढ़ाते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज बेस इन दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट. अगर कोई सॉल्यूट इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर इसकी एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं तो हम उसको एसिडिक कहते हैं. जैसे कि एसिटामेट वाटर में OH माइनस की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, इट इज बेसिक इन वाटर. हाउएवर यही एसिटामेट NH3 में NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस विल बिहेव एज एसिडिक इन non-aqueous solvent like NH3.
Now let's compare some of the important physical properties of some ionizing solvent. जैसे कि वाटर की बात करें, विस्कोसिटी की बात करें, वाटर का 10.08 मिलीपॉस है, अमोनिया का और भी लेस विस्कस है 2.65, हाइड्रोजन फ्लोराइड और भी कम है 2.40, हाइड्रोजन साइनाइड और भी कम है 2.0, सल्फर डाइऑक्साइड 2.28. सो वाटर की कंपैरिजन में ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेस विस्कस है, तो इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. डाइपोल मोमेंट की बात करें, वाटर इज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.84, अमोनिया का थोड़ा कम है 1.46, एचएफ का थोड़ा ज्यादा है 1.90, हाइड्रोजन साइनाइड का और भी ज्यादा है 2.93, सल्फर डाइऑक्साइड का थोड़ा कम है 1.61. तो डाइपोल मोमेंट से हमें उनकी आयनाइजेशन की क्या बताते हैं, हमें उनकी उनकी पोलैरिटी का एक्सटेंट पता चल जाते हैं. अगेन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अनदर प्रॉपर्टी, वाटर का 78.5 है, तो जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना इंटर आयनिक फोर्स कम होंगे. लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें 22 है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का 83 है, हाइड्रोजन साइनाइड का 106 है, सल्फर डाइऑक्साइड का 17.26 है. सो ये कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसे हम उसकी नेचर के बारे में हम क्या कर लगा सकते हैं, उन नॉन एक्वस सॉल्वेंट की नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं, और उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अमोनिया किस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए बेटर सॉल्वेंट होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड किसके लिए होगा, हाइड्रोजन साइनाइड किसके लिए होगा, सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए होगा. एंड सम ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, वाटर ऑटो आयनाइज है कि H3O प्लस प्लस OH माइनस बना देंगे, NH3 ऑटो आयनाइज है कि NH4 प्लस NH2 माइनस बना देंगे, HF आपका H2F प्लस और HF2 माइनस बना देंगे, HCN आपका ऑटो आयनाइज होके H2CN प्लस CN माइनस, SO2 आपका ऑटो आयनाइज है कि SO2 प्लस SO3 माइनस बना देंगे. अब देखो इन दोनों में से ये जो वाला राइट वाला पार्ट है, दिस ऑल हैव ए नेगेटिव चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं दिस दिस विल give the basic identity of that particular solvent, and this particular group will gives the acidic or shows the acidic nature of that particular solvent. कोई भी नप अब्सोल्यूट इन सॉल्वेंट्स में अगर ये वाला नेगेटिव वाले पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो वो सॉल्यूट ऐसे सॉल्वेंट्स में एज ए बेस क्या करेंगे, एक्ट करेंगे. कोई भी सॉल्यूट अगर इन सॉल्वेंट में अगर ये लेफ्ट वाले काउंटर पार्ट्स की आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, हम उसको कहते हैं this will behave as acidic in this particular solvent. तो ये जो दो आयन है किसी भी सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन के बाद जो बनते हैं, ये उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, बताते हैं. सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द आयनाइजिंग सॉल्वेंट विच आर पर्टिकुलरली नॉन एक्वस सॉल्वेंट. Now let's discuss some of the chemical properties. Chemical properties बहुत important है. Chemical properties means chemical reaction that occurs in non-ionizing solvents are of the following types. Chemical property को हम इन कुछ सब heading के अंदर इनको define कर सकते हैं. So the first chemical reaction that can occur in non-ionizing solvent is acid-base reaction, जिसको हम salt formation reaction या neutralization reaction भी कहते हैं. The second type of reaction that can be carried out in non-ionizing solvent is solvation reaction, जिनको हम solvate formation कहते हैं. थर्ड इज द सोलोलाइसिस रिएक्शन, जिसको हम सोलोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं. फोर्थ इज द मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, and the fifth is the redox reaction. Now let's define all of these reaction by taking some example. The first one is the acid base reaction. एसिड बेस हमें पता है जब भी कोई एक एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, एंड along with the solvent. So ionizing solvents are polar and hence undergo self autoionization या self ionization reaction. Some of the self ionization reaction of the ionizing solvent, water will form H3O plus और H minus, जिसको ऑलरेडी हमने ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन में हमने क्या करा है, पढ़ा रखा है. तो so acid base reaction can be carried out in non aqueous ionizing solvent because they have the capability to undergo auto ionization reaction. The second one is the solvation reaction, जिनको हम solvate formation कहते हैं. अब ये solvate क्या है, solvate simply addition compound और adduct है, जिसमें क्या होता है,
one or more solute molecule will attach to the solute species. Let's say A अगर आपका solute है, B solvent है, तो सिंपली B क्या होगा, इस सॉल्यूट बी सॉल्वेंट इस सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे विथ सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, जो कि जिसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिनमें सिंपली आपका सॉल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम सॉल्वेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब यही सॉल्वेशन रिएक्शन अगर वाटर में होते हैं, इनको हम हाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। यही सॉल्वेशन रिएक्शन अगर लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट होते हैं, अमोनेशन रिएक्शन कहते हैं। यही आपका सॉल्वेशन रिएक्शन अगर अल्कोहल में होते हैं, एल्कोहलेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर यही सॉल्वेशन रिएक्शन हाइड्राजीन में होते हैं, हाइड्राजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यही सॉल्वेशन रिएक्शन अगर ईथर में होते हैं, उसको हम एथेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट वाटर और किसी सॉल्यूट का जो प्रोडक्ट एडक कंपाउंड बनेंगे, इनको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। अमोनिया में अगर आपका प्रोडक्ट बनता है, उनको हम एमोनेट्स कहते हैं। अल्कोहल में बनते हैं, अल्कोहलेट्स कहते हैं। हाइड्राजीन में बनता है, हाइड्रोजिनेट्स कहते हैं। इथर के साथ अगर एडक कंपाउंड बनेंगे, हम इनको इथरेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 अमोनिया के साथ एडक कंपाउंड बना के BF3 सिंपली shows some kind of interaction, ion dipole interaction with ammonia, इनको हम अमोनेट्स कहेंगे। कॉपर क्लोराइड और वाटर एक दूसरे के साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और जो कंपाउंड एडक बनते हैं, उनको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सॉल्वेशन रिएक्शन कैन आल्सो बी carried out in different ionizing aqueous as well as non-aqueous solvent. थर्ड इज द सोलोलाइसिस रिएक्शन, या हम इनको सोलोलाइटिक रिएक्शन। सोलोलाइसिस या सोलोलाइटिक रिएक्शन का मतलब है हमारा सॉल्वेंट टू पार्ट्स या टू मोर देन टू पार्ट्स में क्या हो जाना, सिप्लिट हो जाना। एंड वही जो सॉल्वेंट सिप्लिट होते हैं, वो फर्दर अटैच होते हैं विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल या आयन। ऐसे रिएक्शंस को हम सोलोलाइसिस, सोलो मींस सॉल्वेंट, लाइसिस मींस ब्रेक होना, पहले सॉल्वेंट का ब्रेक होना, फिर वही ब्रेक होके जो पार्ट बनते हैं, वो सॉल्यूट के साथ ऐड होना, सोलोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। अब सोलोलाइसिस रिएक्शन में क्या होते हैं, या तो कैटायन या तो एनायन की कंसंट्रेशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और वो कैटायन और एनायन जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, वो उसी सॉल्वेंट की ऑटो आयनाइजेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। मींस वाटर होंगे तो या तो H3O प्लस बन सकते हैं या OH माइनस बन सकते हैं। अगर अमोनिया हुआ तो सोलोलाइसिस रिएक्शन में या तो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं या NH2 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि NH4 प्लस और NH2 माइनस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है ना। अब अगर सोलोलाइसिस रिएक्शन वाटर में होते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। अमोनिया में होते हैं, अमोनोलाइसिस कहेंगे। अल्कोहल में होते हैं, अल्कोहलाइसिस कहेंगे। तो इस तरह हम इन रिएक्शंस को क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट इन विच दैट सोलोलाइसिस और सोलोलाइटिक रिएक्शन कैरिड आउट। अब देखो, सोलोलाइसिस रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट की वाटर में होते हैं, तो कॉपर हाइड्रेट बनते हैं, उनके साथ साथ H3O प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये H3O प्लस क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करते हैं, ये हमारा हाइड्रोलाइसिस होते हैं वाटर में, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि OH माइनस इज द कैरेक्टरिस्टिक आयन ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अमोनोलाइसिस रिएक्शन की बात करें, SiCl4 अमोनिया में अमोनोलाइसिस रिएक्शन करते हैं, और आपकी NH4 प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये NH4 प्लस आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द ऑटो आयनाइज्ड आयंस ऑफ द NH3 प्लस। उसी तरह हाइड्रेट आपका अमोनोलाइसिस रिएक्शन होकर NH2 माइनस की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि NH2 माइनस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ ammonia. So these are the reactions which can be carried out in non-ionizing solvent.
देन वी हैव मेटाथेटिकल, जिनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, उसमें से प्रेसिपिटेट का बनना हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या मेटाथेटिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। नाउ द formation of the precipitate will depend upon the solubilities of the various product formed in that particular solvent. Now आपका कोई एक रिएक्टेंट है जो कि उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन उन रिएक्टेंट की कॉम्बिनेशन से कोई प्रोडक्ट बनता है वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, सिंपली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। और ये प्रेसिपिटेशन डिपेंड करते हैं ऑन द सॉल्वेशन एनर्जीज ऑफ द आयन considered in that particular solvent. For example, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम बेरियम क्लोराइड में करते हैं, बोथ सिल्वर नाइट्रेट एंड बेरियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर जो प्रोडक्ट बनते हैं सिल्वर क्लोराइड, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, तो सिंपली ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और बेरियम नाइट्रेट बनेंगे। उसी तरह अगर हम सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट की बात करते हैं, ये दोनों लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल है, लेकिन इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेंगे बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड इनसॉल्युबल है लिक्विड अमोनिया में, तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और उसके साथ सिल्वर नाइट्रेट बनेंगे, ठीक है ना। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कैन आल्सो अकर इन द नॉन एक्वस आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, which is again the chemical properties of the your non aqueous or aqueous ionizing solvent. रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता है, रेडॉक्स रिएक्शन मींस जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। Again, some of the types of reduction redox reaction occur in non-aqueous media, is occurs in aqueous solution. However, solvent जो है may be susceptible to redox reaction. जो सॉल्वेंट होते हैं वो खुद रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर हम बात करें, ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम साथ यूज करते हैं, वाटर खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और किन में होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगेन उसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी इजीली कैरीड आउट इन एक्वस सिस्टम। आप रिडक्शन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप इजीली वाटर में या एक्वस सिस्टम में कर सकते हैं। हाउएवर जब हम लिक्विड अमोनिया की बात करते हैं, इसका रिवर्स बिल्कुल अमोनिया के लिए ट्रू है। अमोनिया में आप रिडक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, हाउएवर अमोनिया में आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं जितना आप किस में कर सकते हैं, एक्वस मीडियम में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या है, इनर्ट है, इसमें कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। Therefore, we can say this particular non-aqueous solvent is a suitable medium to carry out oxidation reduction reaction. And all this depends upon the chemical properties of that particular solvent. Chemical properties means what are the chemical nature of that particular solvent. जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप वाटर में कर सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन आप अमोनिया में कर सकते हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या है, इनर्ट है रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, तो आप इजीली सल्फर डाइऑक्साइड में रेडॉक्स रिएक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, जिसमें हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज बेटर टू कैरी आउट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिससे आपका जो रिएक्शन होगा वो बेटर होंगे और आपकी जो प्रोडक्ट में इंटरफेरेंस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का बहुत कम होगा। तो इसीलिए इन सॉल्वेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। आगे हम हर एक सॉल्वेंट का, वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, H2SO4 हुआ, हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। H2SO4 में आप किस टाइप के रिएक्शंस कर सकते हैं, HF में किस टाइप के रिएक्शंस, जो रिएक्शंस हमने डिस्कस किया, उसी तरह SO2 में किस टाइप के रिएक्शंस आप कर सकते हैं। ये सब हम डिटेल में आगे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।